जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग भीष्म साहनी की कहानी जो है, चीफ की दावत। एक सेकंड, भीष्म साहनी की जो कहानी है चीफ की दावत, आज हम लोग पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? चीफ की दावत को पढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा जरा सा। हाँ, चीफ की दावत को पढ़ेंगे। यह कहानी बहुत ही अच्छी है और वृद्ध विमर्श को लेकर के काफी अच्छा इसमें वर्णन किया गया है। भीष्म साहनी एक युवा पीढ़ी, आजकल के जनरेशन जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे अपने माता पिता को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, वृद्धाश्रम की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, उस पर बहुत अच्छा व्यंग किया गया है। और उसके यथार्थ को दिखलाया गया कि जड़ पेड़ कितना ही बड़ा हो, मजबूत हो, वो अगर जड़ जिसका मजबूत ना हो, जिससे जड़ ना हो, वो पेड़ कभी अस्थिर नहीं रह सकता। जिस प्रकार पतंग हवा में उड़ रहा है, अगर पतंग की धागा जमीन पे ना हो, अगर धागा को काट दिया जाए तो वो कभी भी बहुत आसमान में नहीं उड़ सकता। इस चीज का दिखाया गया कहाँ आपको? चीफ की दावत में दिखाया गया है। तो इन सब चीजों को पढ़ने के दौरान अब बहुत ध्यान पूर्वक सभी बिंदुओं को देखेंगे। जैसे हर बार हम जैसे हर बार हम किसी कहानी को पढ़ने से पहले उनके कवियों के विषय में देखते हैं, जो भी बात महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो हम लोग भीष्म साहनी के विषय में देखेंगे। भीष्म साहनी की दो कहानी हमें पढ़ना है। एक तो चीफ की दावत है और दूसरा जो है अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया। हम दोनों कहानियों को देखेंगे, ठीक है। सिलसिलेवार से दोनों कहानी को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग चीफ की दावत को देखेंगे। चीफ की दावत भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया। भीष्म साहनी से संबंधित जो भी बातें महत्वपूर्ण होगी उनको पहले हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 ईस्वी को रावलपिंडी, जो अब पाकिस्तान में है, वहीं हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 8 अगस्त 1915 को। कहाँ हुआ था? तो रावलपिंडी में हुआ था। रावलपिंडी शोएब अख्तर का रावलपिंडी, आप समझ रहे होंगे, सानिया मिर्जा का ससुराल जो है, वहीं उनका जन्म हुआ था। इनके उनके पिता बाबू हरिवंश लाल साहनी तथा माता लक्ष्मी देवी थी। इनके पिता का नाम क्या था? हरिवंश लाल साहनी, और माता का नाम माता लक्ष्मी देवी था। वे हिंदी के प्रख्यात अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई थे। फिल्म डायरेक्टर जिसको कहते हैं, अभिनेता, अभिनेता मतलब एक्टर थे, बलराज साहनी, उन्हीं के ये छोटे भाई थे। साहनी का विवाह शीला से हुआ था, यानी कि भीष्म साहनी की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम शीला था, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम शीला था। 1937 ईस्वी में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज, लाहौर से अंग्रेजी साहित्य के स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुए। यानी कि इन्होंने जो एमए की पढ़ाई की वो किस भाषा में किया था? तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा में किया था। 1958 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी हासिल की। जो लोग पंजाब में रहते हैं और कहते हैं कि मैं क्या हूं, तो उनको यह चीज पता होना चाहिए, पंजाब विश्वविद्यालय से ही विष्णु साहनी ने पीएचडी किया था। विभाजन के बाद यह भारत आकर समाचार पत्रों से जुड़ गए। या विभाजन के बाद क्या हो गया? भारत में आकर रहने लगे और समाचार पत्रों में यह काम करने लगे। साहनी जी भारतीय जन नाट्य संघ अर्थात इप्टा से भी जुड़े। भारतीय हिंदू संबंधित आप इप्टा को देखेंगे, भारतीय इप्टा वहां आपको देखने को मिलेगा भारतीय हिंदू युग में। कुछ समय तक अंबाला और अमृतसर में भी अध्यापक रहे। इन्होंने क्या, अंबाला आपका हरियाणा तरफ पड़ता है अंबाला, और वहीं अमृतसर आगे पड़ता है उसके, वहीं क्या हुए, अध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य भी किया। बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो गए। बाद में ये क्या हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे महान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए। 1957 से 63 तक मॉस्को में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह फॉरेन लैंग्वेज पब्लिकेशन हाउस, फॉरेन लैंग्वेज पब्लिकेशन हाउस में अनुवादक के रूप में रहे। यह विदेशी कहाँ रहे? मॉस्को में रहे। आपका मॉस्को शायद यूरोप किसी महादेश में पड़ता है, जहां तक मुझे रसिया में याद आ रहा है, एक बार आप देख लीजिएगा।
ठीक है, मैं कंफर्म नहीं, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान में है कि रसिया में ही मास्को पढ़ना चाहिए। वहीं यह प्रकाशन गृह में अनुवादक के रूप में रहे, और उस गृह का क्या नाम था? फॉरेन लैंग्वेज पब्लिकेशन हाउस। 1965 से 67 तक 2 साल तक इन्होंने नई कहानियां नामक पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने नई कहानी पत्रिका का भी संपादन किया। कब से? 65 से लेकर 67 के बीच में। साहनी जी प्रगतिशील लेखक संघ और एफ्रो एशियाई लेखक संघ से भी जुड़े। प्रगतिशील लेखक संघ और एफ्रो एशियाई लेखक संघ से भी ये जुड़े। 1993 से 97 तक साहित्य अकादमी समिति सदस्य भी रहे। 93 से 97 तक ये क्या हुए? साहित्य अकादमी के सदस्य भी रहे। भीष्म साहनी की महाकाव्यात्मक कृति जो तमस, हमें पढ़ना भी है, हम पढ़ाएंगे भी उसे। 1973 सन 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दंगे पर आधारित उपन्यास है। तमस उपन्यास का प्रकाशन 1973 में हुआ था, और जो 1947 में भारत विभाजन के समय, जो क्योंकि यह विभाजन वो जाति के आधार पर हुआ था, इसलिए काफी दंगा फैला था, और इस दंगों को कहा जाता है इन्होंने स्वयं अपने आंखों से देखा था, और उसी का इन्होंने आंखों देखा वर्णन तमस उपन्यास में वर्णन किया है। इस दंगा को स्वयं लेखक ने रावलपिंडी में देखा था। रावलपिंडी जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। तमस हिंसा और घृणा की संवेदनहीन सांप्रदायिक, राजनीतिक और भयावता को चित्रित करने वाला उपन्यास है। तमस उपन्यास का अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, जापान, तमिल, गुजराती, मलयालम, कश्मीरी, मणिपुरी सहित कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। भीष्म साहनी को तमस उपन्यास के लिए 1975 में, यानी 2 वर्ष के बाद, तमस का प्रकाशन कब हुआ था? 1973 में। और कितने? 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद 1975 में इन्हें साहित्य अकादमी, अकादमी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, अकादमी होना चाहिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। सन 1987 में गोविंद निहलानी द्वारा तमस पर फिल्म भी बनाया गया। 1987 में इनके तमस उपन्यास पे फिल्म भी बनाया गया। गूगल वगैरह पे, यूट्यूब पे सर्च करिए, मिल जाएगा। नथुराम की भूमिका ओमपुरी स्वयं करता है, जो 5 रुपए लेकर शुगर मारता है। भीष्म साहनी की मृत्यु 11 जुलाई 2003 को 87 वर्ष की अवस्था में हुई। भीष्म साहनी के बारे में डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं, नामवर सिंह काफी सुप्रसिद्ध आलोचक रहे हैं, हजारीप्रसाद द्विवेदी के शिष्य कहे जाते हैं। कहते हैं कि सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं नहीं दिखाई देती। जीवन की विडंबनापूर्ण स्थितियों की पहचान भी भीष्म साहनी में अप्रतिम है। यह विडंबना उनकी अनेक अच्छी कहानियों को जान है, अच्छी कहानियों को जान है। अब इनके उपन्यास रचना को हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, इन्होंने कुल 7 उपन्यासों की रचनाएं की है। काफी महत्वपूर्ण 7 उपन्यास है, उनको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला है आपका झरोखा उपन्यास। यह इनका प्रथम उपन्यास माना जाता है। 1967 में इसका प्रकाशन हुआ। आर्य समाजी मध्यवर्गीय परिवार का अंकन है। कणिया 1970 ईस्वी 1970 ईस्वी। दाम्पत्य जीवन की कटुता और स्त्री असहाय स्थिति का चित्रण किया गया है। तमस 1973, जैसे अभी हम आप देख रहे थे, भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभिषिका का महाकाव्यात्मक अंकन है। बसंती 1980, दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन किया गया है। मैया दास की माड़ी 1988, सन 1940 से लेकर के सन 1840 से लेकर के 1920 तक पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का अंकन किया गया है। कुंतो 1933 में प्रकाशित हुआ है। नारी जीवन का चिरंतन पराधीनता जन्य पीड़ा का अंकन है। नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी। नीलू उर्फ नीलिमा और नीलोफर की प्रेम कहानी मजहब के डर से गैर मजहब में शादी करने की ट्रेजेडी का वर्णन है। अगला है आप
उपन्यास को देख लिए, अगला हम लोग नाटक को देखेंगे। इनका नाटक कौन है? हनूस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1995, रंग दे बसंती चौली 1998, आलमगीर 1999। सभी को आप महत्वपूर्ण ध्यानपूर्वक देखेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे। अगला है कुछ कहानी संग्रह है जिसे आप देखेंगे। भाग्य रेखा इनका प्रथम कहानी संग्रह 1953 में आया था। पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटरियां 1972, वारचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989, डायन 1998, कीले इसका प्रकाशन वर्ष नहीं पता है। भीष्म साहनी ने अपने 10 संग्रह में करीब 120 कहानियों की रचना की। लगभग इनके 10 कहानी संग्रह है जिसमें से 14, 15, 12, 13 ऐसे करके 120 कहानियां हैं। हम सभी कहानियों को बारीकी से देखेंगे क्योंकि कहीं से भी एनडीए प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए सभी को आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला इनका कहानी संग्रह है भाग्य रेखा। इसमें कुल 14 कहानियां हैं। ज्योत अशांत रहे, शिष्टाचार, अनोखी हड्डी, तमगे, क्रिकेट मैच, मुर्गी की कीमत, नीली आंखें, उब, गंगों का जया, भाग्य रेखा, घर पे घर, खून के छींटे, घर की इज्जत। दूसरा कहानी संग्रह इनका पहला पाठ। इसमें कुल 15 कहानियां हैं। पहला पाठ में ही आपका चीफ का दावत है, यह इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। पहला पाठ का प्रकाशन कब हुआ है? तो पहला पाठ का प्रकाशन 1957 में हुआ है और चीफ का दावत 1957 में हुआ है। ऐसी में जो है आपका कहानी कौन है? चीफ की दावत। चीफ की दावत, रानी महतो, भाई बहन, प्रणय लीला, पहचान, समाधि गई राम सिंह, बाप बेटा, कांटे की चुभन, ऐसा धर्म सनातन, पाप पुण्य, ललित, अकाल मृत्यु, छिपे चित्र और फूला। इनका एक और कहानी संग्रह भटकती राख। इसमें कुल 20 कहानियां हैं। भटकती राख, माता भी माता, बात की बात, यादें, बीवर, खून का रिश्ता, बात की बात, लैलिन का साथी, सिफारिशी चिट्ठी, एक रोमांटिक कहानी, नया हवेली, सीर का सदमा, कुछ और साल, इमला, पास फेल, प्रोफेसर, कटघरे, अपने अपने बच्चे, सुनहरी किरण, साय, गीता का सहसर नाम। इनका अगला कहानी संग्रह है पटरियां। इस कहानी संग्रह में कुल 14 कहानियां हैं। पटरियां, अमृतसर आ गया, इसलिए पटरियां कहानी संग्रह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका 1972 में प्रकाशन हुआ है। ठीक है, इसको याद रखें, एक इसको एक इसको। पटरियां 1972। पटरियां का प्रकाशन कब हुआ इस कहानी संग्रह का? 1972। क्योंकि इसमें एक कहानी है अमृतसर आ गया जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। ललक, नया मकान, तस्वीर, मौका प्रस्त, जख्म, पैरों के निशान, अभी तो मैं जवान हूं, रास्ता, इंद्रजाल, डोरे, ढोलक, भगोड़ा। अब अगला है वारचू। इस कहानी संग्रह में कुल 11 कहानियां हैं। ओ हरामजादे, साग मीट, पिकनिक, मालिक का बंदा, गलमूछे, खंडहर, वारचू, अहम ब्रह्मास्मि, राधा अनुराधा, त्रास, खुंटई। शोभा यात्रा में कुल कितने कहानी संग्रह है? तो 10 कहानियां इसमें है। निमित्त, खिलौना, मेड इन इटली, भटकाव, फैसला, रामचंदानी, शोभा यात्रा, धरोहर, लीला नंदलाल की, अनूठे हस्ताक्षर। निशाचर में इनकी कुल कितनी कहानियां हैं? तो इसमें कुल 14 कहानियां। कौन कौन? चाचा मंगल सेन, कंठार, सलमा आपा,
निशाचर, तंभल के बाबू, मुर्ग मुसल्लम, दिवास्वप्न, जसहर बख्श, विकल्प, पोखर, सरदारनी, नदामत, अतीत के स्वर, दहलीज। पाली में कुल कितनी कहानियां इसमें है? इसमें 11 है। कौन कौन? पाली, पारदुभार, छुटपुट, मरने से पहले, सेमिनार, आवाजें, खुशबू, नेसु नोसु नो नौसिखुआ, झूमर, चोटी, देवैन। डायन, इस कहानी संग्रह में 11 कहानियां हैं। डायन, वीरों, कथा समय, गुरैया, कमरा शाह शेर अली, चेहरा, राहत, मुझे मेरे घर छोड़ा। 9वां नंबर यहाँ जो लिखा हुआ है वो थोड़ा मुझे मिसप्रिंट या कुछ गलत लग रहा था, तो मैंने उसे ब्लैकआउट कर दिया। लेकिन यहाँ भी कोई एक कहानी है, अगर आपको मिले इस कहानी संग्रह में कुल 11 कहानियों में से कौन सा कहानी मिस हो रहा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर यह क्या है? वापसी व वापसी। अंतिम इनका कहानी संग्रह चीले, दुलारी का प्रेम, मैं भी दिया जला माँ, सफाई अभियान आदि। इसके अलावा भीष्म साहनी के बाल उपयोगी कहानियां, मतलब बालकों बच्चों के लिए एक कहानी संग्रह बनाया था, गुलेल का खेल। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग कहानी पे चलते हैं। हमने भीष्म साहनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को बारीकी से देखा, उनके सभी रचनाओं पे हमने बात की, भीष्म साहनी के विषय से संबंधित बात की, उनका जीवन में कैसी घटनाएं उन्होंने, उन सभी विषयों पर हमने बात किया। अब जो हम लोग कहानी पे आते हैं, कहानी पे आने से पहले सबसे पहले पात्र को थोड़ा समझेंगे। मिस्टर सामनाथ, सामनाथ की पत्नी, उनकी माँ, ऑफिस का बॉस और उसकी पत्नी। चीफ की दावत की कहानी 1957 कहानी संग्रह पहला पाठ में संग्रहित है। इस कहानी में नई पीढ़ी की मूल्यहीनता, स्वार्थपरता को दर्शाया गया है। चीफ की दावत वृद्ध विमर्श का बेजोड़ कहानी है। बॉस के कहने पे सामनाथ को 2 पत्तर अनार दे गीत गाने को कहता है। माँ पूरा बोलती याद नहीं है, बहुत पहले मैं गाया करती थी। तो वो क्या कहती हैं कि मैं दूसरा कोई गीत आपको सुना देता हूँ। तो माँ पुराना विवाह की एक 3 पंक्तियों का गीत गाता है। हरियाणी माए हरियाणी भीने हरियाते भागी भरिया है। यह वो गीत गाती हैं। तो दोनों बिंदुओं को आप लोग याद रखें, हालांकि कहानी पढ़ने के दौरान भी हम उसे देखेंगे। अब कहानी को समझिए, थोड़ा सा सारांश समझ लीजिए, फिर हम लोग कहानी पे बढ़ेंगे। मिस्टर सामनाथ और उनकी पत्नी दोनों हैं, और घर पे माँ, ये 3 व्यक्ति एक घर पे हैं। ठीक है, तो उस दिन क्या है, सामनाथ के यहाँ पार्टी होने वाला, शाम के समय पार्टी की पूरी तैयारी हो रही है। तो अचानक से लोगों को याद आता कि पार्टी बहुत देर शाम तक चलेगी, और माँ क्या होती, खर्राटे लेने लगती, या फिर वो लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे, उनका बॉस जो वो अमेरिका के हैं। तो पूछेंगे तो क्या हुआ, वही माँ को पूरे कहानी में एक ही प्रयोजन चलता, माँ को कहाँ छुपाया जाए। और उस बॉस को खुश करने वो सोचते हैं, बॉस अगर माँ को इस अवस्था में देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अंततः वो माँ को घर में ही किसी कोने में रख देते हैं। लेकिन अचानक बाद में देखते हैं कि बॉस माँ के सामने आ जाते हैं। तो माँ को बहुत सहानुभूतिपूर्ण बॉस श्यामनाथ की माँ को देखते हैं और कहते हैं पुअर लेडी, और कहते हैं कि आपके गांव में कोई गीत वीत अगर गाता हो तो सुनाइए। तो उसी में गीत गाते हैं, बोलता कोई वस्तु, तो फुलकारियां वो देखते हैं। तो कहता मुझे आपके माँ की हाथ का बना हुआ फुलकारियां चाहिए। तो अंततः श्यामनाथ को इस बात का एहसास होता है कि जिस माँ को मैं छुपाना चाह रहा था वही माँ मेरी तरक्की का कारण बन गया। इसलिए माँ पिता जीवन का वो अंश होता है जिसे आप कभी भी काट करके अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकते हैं। जीवन का वही एक अनमोल रत्न होता है जिसे आप खोने के बाद सर्वस्व खो सकते हैं, और जिसे पाने के बाद सर्वस्व आप पा सकते हैं। यह माता पिता के बारे में उनसे पूछिए जिन अनाथ हैं, जिनकी माँ नहीं है, जिनके पिता नहीं है। हमारी सर्वप्रथम पहचान ही हमारे माता पिता से बनता है। तो उन्हीं को लेकर के बहुत अच्छी कहानी लिखी गई है। चलिए अब हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं। चीफ की दावत भीष्म साहनी। मैं जैसे हर बार आपको कहता हूं कि कहानी जब भी आप पढ़ें तो पहला और अंतिम पंक्ति जरूर नोट करें, क्योंकि वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला है कि आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ का दावत थी।
सामनाथ और उसकी धर्मपत्नी को पसीने पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फहरिस्त, फहरिस्त मतलब होता है सूची, फहरिस्त मतलब सूची होता है, सूची हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाहियां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बेठक में कर दिया गया। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ड्रिंक का एग्जाम व्यवस्था कहाँ कर दिया गया था। सभी बिंदुओं को आप लोग जितने हाईलाइटेड किया उसे ध्यानपूर्वक जरूर पढ़िए, क्योंकि वो मेरे दिमाग से मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने उसे हाईलाइटेड किया है। अब घर का अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाए जाने लगा। तभी शामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाएंगी। एक चीज आप नोटिस करिएगा कि माँ को कहाँ कहाँ भेजने का बात इसमें जिक्र हुआ, यह भी आपसे क्रम से पूछा जा सकता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसे क्या इनके सहेली के यहाँ भेजने की बात की गई है। सामना सिगरेट में मुंह रख के सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का यहाँ आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल के बाद बंद किया गया था। माँ से कहीं जाने की जल्दी माँ से कहें कि जल्दी खाना खाकर शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान करीब 8 बजे आएंगे, तो उनको पहला कहाँ, पहला उनके सखी के यहाँ, सहेली के यहाँ भेजा जा रहा था। दूसरा प्रयोजन का दूसरा क्या प्लान बना कि उनको कोठरी में भेज दिया जाए। इससे पहले ही अपने काम निपटा लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाने आएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजे बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देता हूं कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठे रहे, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। सामनत कुछ खींच उठे, हाथ झपेटते हुए बोले, अच्छी भली वह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। माँ का दरवाजा बरामदे से खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया। उन्होंने कदमों से माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे से मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होते देखते हुए माँ का दिल भी धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबहते से चल रहा है। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना। बेटा, तुम जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाता। इससे यह तात्पर्य है कि आज जो है नॉनवेज बना है और माँ उनकी प्योर वेजिटेरियन है, शाकाहारी है। इस बात को भी याद रखिएगा। जैसा भी हो, अपने काम से जल्दी निपट लेना, निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ,
हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे पर बैठना, फिर जब हम यहाँ से आ जाए तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटे की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं। जब से बीमारी से उठी हूं, नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनके उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर देसी अफसर उनकी स्त्रियां होंगी। कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे की कोठरी के बाहर रखते हुए बोली, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांग ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। माँ, खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, नो ही वहां खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर ना मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन सा पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लो। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रख के फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। शामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खटिया कमरे में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। शामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज सफेद सलवार पहन लो माँ। यानी कि माँ को वो कौन सा ड्रेस पहनने कह रहे हैं? तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार, इस बात को भी याद रखिएगा। पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपने कोठरी में कपड़े पहनने चले गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा, उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी सी से कहा। कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहने बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट से छिप पाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां वुड़ियां वह तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य शामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ? सीधा कह दो ना कि नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या मतलब है? पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही ना आया हूं। नीरा नीरा लंडूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उससे दोगुना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी। मेरा मुंह से यूं ही निकल गया। जो होता तो लाख बार पहनती। देखिए माँ का हृदय कितना बड़ा होता है और बेटा का दिल कितना तुच्छ है। यहाँ 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ, रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठे रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं न लिखी बेटा, क्या बात करूंगी? तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं है, वह नहीं बुझेगा।
7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमेरिकी है, यानी कि उनका बॉस कहाँ के हैं, तो अमेरिका के हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूंगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे का हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांग लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से, एक सेकंड, एक कामयाबी पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। यह इंपॉर्टेंट पंक्ति है। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई। देखिएगा किसको क्या पसंद आया, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। साहब को विस्की पसंद आई, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। यानी कि देखिएगा साहब को सिर्फ विस्की पसंद आया, जबकि मैम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लगे थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहां पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी सी काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसते, बात बात पर सिर हिलाते और शामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बात कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घुट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे पर पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गया। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों के त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी के सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं बाएं से दाएं झूल रहा था। मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरी हो उठती। फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर से खिसक आया था और मां के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही शामनाथ क्रोधित हो उठे। जी चाहा कि मां को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। मां को देखते ही देशी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। इस बात को याद रखिएगा, चीफ ने क्या कहा, पुअर डियर। मां हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोग देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे, हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर जाग रही थी। और खिसियाई हुई नजरों से सामना चिप के मुंह की ओर देखने लगे। चिप के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते।
माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। शामनाथ शामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ हाथ मिलाने के लिए मां को आगे बढ़ाया। मां और भी घबरा उठी। मां, हाथ हिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में मां ने बायां हाथ से साहब के दाएं हाथ में रख दिया। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं मां, तुम जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ मां के बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कहे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ, कहो माँ, हाउ डू यू डू। धीरे से माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू। एक बार फिर कहा उठा। सोचिए, अपनी माँ का अपमान होते हुए एक बेटा देख रहा, ऐसा कैसा निकम्मा बेटा है, निर्लज है। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थितियां संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। श्यामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में मां का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और मां सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही, इसलिए आपसे लजाती है। साहब पर साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चिफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुरानी गीत, तुम्हें तुम्हें तो कितनी ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीझ साहब ने इतना रीझ से कहा, नहीं गाओगे तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनार दे। यानी कि वो बेटा कहता है, कोई दो पत्तर अनार दे, या बेटा कहता है। देसी अफसर उनकी स्त्रियों ने उस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दिन दृष्टि से बेटे को चेहरे देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही न उठता था। माँ बैठ गई और छिन्न दुर्लभ लर्जती लजाती आवाज में एक पुरानी विवाह गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी नी भिने, हरियाते भागी भरिया। इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यह कैसा एक पुराना विवाह गीत है, ठीक है। देसी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। तीन पंक्तियां गाकर मां चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। श्यामनाथ की खिज प्रसन्नता और गर्व में बदल उठा। मां ने पार्टी में नया रंग भर दिया। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है। देखिए, कौन से पंजाब के गांव का, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, दुकाने की चीजें नहीं मांगता। पंजाबियों के घर में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती है। श्यामनाथ कुछ सोचते हो बोला, लकड़ियां गुड़ियां बनाती हैं और फुलकारियां बनाती है। फुलकारियां क्या है? श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने में असफल चेष्टा करने के बाद भी माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है। माँ चुपचाप अंदर गई और अपने पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसमें धागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि देख
कर शामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देगी? क्यों? माँ साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी एक फुलकारी बना देगी। माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंख क्या देखेगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए शामनाथ साहब से को बोले, वाह जरूर बना देंगे, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुए अपनी कोठरी में चले गई। मगर कोठरी में बैठते ही देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते जैसे वर्षों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहु तेरे दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे की चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने महीनों आते थे। आधी रात का वक्त होगा, मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फोड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता शाम के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों की खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटखटाने लगा। सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटखटाने लगा। माँ दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई है? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे खोलते ही सामना झूमते हुए आगे बढ़े और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, देख रहे हैं, एक एक मतलब माँ का जिसे वो श्राप समझ रहे थे, जिसे घर का कूड़ा करकट कचरा समझ रहे थे, घर का सबसे बेकार वस्तु समझ रहे थे, वही माँ इसकी उन्नति का कारण बन गया। एक बात आप सभी याद रखिएगा, पढ़ाई से परे है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। आपके कारण जिस दिन माँ बाप के आंख में आंसू आ गए, आप धरती पे कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, आप सदैव पापी बने रहेंगे, पतित रहेंगे आप, कभी उनसे आप मुक्ति नहीं मिल पाएगा। जिंदगी में अपने सबसे पुण्य काम है माँ बाप को खुश रखना। दुनिया, अगर आपके माँ बाप खुश है तो दुनिया स्वतः आपसे खुश हो जाएगी। अगर आप जिसने माँ बाप का दिल जीता वो दुनिया जीत लिया है। अब दरवाजा, ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूं। ओ अम्मी, अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पहुंचते हुए धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूं। श्यामनाथ का झुमना सहसा बंद हो गया और उनकी परेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहों में माँ का शरीर पर से हट आई। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसे मन चाहो रहो। मैंने अपना खाना पहनना कर लिया है। अब यहाँ क्या करूंगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी है, भगवान के नाम लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है ना। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो ना। माँ तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होंगे तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखते बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देंगे? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है।
कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ा नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर भी बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे उनके झुर्रियां भरा मुंह खिलने लगा। माँ ने हल्की हल्की चमक माँ की आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। ओ, तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा मैं बना दूंगी। और माँ का दिल ही दिल फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ, अब सो जाओ, माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में घुस आए। और यहाँ कहानी आपकी समाप्त हो गई। देखिए कैसे अपने माँ उनके तरक्की का वजह बना और माँ को ही वो सबसे घर का बेकार वस्तु समझता था। इस कहानी को आपको पढ़ के कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। और आप सभी लोग अपने मैं हर बार एक पंक्ति कहता हूँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा धन आपका स्वास्थ्य है और दूसरे बार दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य माता पिता का सेवा है। इसलिए कहते हैं आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का सेवा करते रहिएगा। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का अनिवार्य रूप से ध्यान रखिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग अनिवार्य रूप से कमेंट करिएगा।